पिछले कुछ सालों में देश के हेल्थ सिस्टम में एक सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जिसे आज हम सभी करीब से महसूस भी करने लगे हैं। आज हेल्थ केयर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार नज़र आने लगा है। 1951 के बाद से डॉक्टर्स की संख्या में भी करीब 9 गुना इजाफा हुआ है। आज़ादी के 75 साल बाद दुनिया की फार्मेसी बना है भारत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उपलब्धियों को इन सीढ़ियों ने ज़मीनी स्तर पर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कई चुनौतियों का निमंत्रण भी दिया है। तेज़ी से बदलाव इस दौर में क्या हैं, ये नई चुनौतियाँ और कैसे हमारे हेल्थ केयर हीरोज़ इन परिस्थितियों को एक बड़े अवसर के रूप में बदल सकते हैं, इसी विषय पर खास बातचीत करेंगे हम हमारे पहले पैनल डिस्कशन में, जहां डॉक्टर स्पीक में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, हमारा ये सब्जेक्ट है। और सेशन को मॉडरेट करेंगे कार्तिकेय शर्मा, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं न्यूज़ 9+ के। और अब मैं हमारे खास पैनलिस्ट को भी मंच पे बुलाना चाहूँगी। कार्तिकेय सर, आप तो आ ही जाइए, और आपके साथ जो डॉक्टर्स आएंगे उनका भी नाम मैं एक करके ले लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमान सिन्हा, इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार राय, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स, डॉक्टर गिरीश त्यागी, रजिस्ट्रार एंड सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश सिंह नरुका, ENT हेड एंड नेक सर्जन, इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। सारे गेस्ट आ गए हैं। अब एक अच्छा डिस्कशन होने वाला है। हम सभी पैनलिस्ट के आग्रह करते हैं कि मंच पे बने रहें। हमारे पास पैनलिस्ट, हेलो, हाँ, काफ़ी बड़ा पैनल है, वक्त लिमिटेड है, तो मेरे सवाल छोटे, और मैं चाहूँगा कि जवाब भी उसी मुनाफिक हो कि बाकी सब लोगों को मौका मिले। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन एक चीज़ में जब भी हम डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं, पिछले एक दशक से एक चीज़ सामने आई है, और मैं चाहूँगा कि मैं उससे शुरू करूँ। टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोग्रेस इन साइंस, वो सब है। लेकिन जो एक चैलेंज है, मैं अपॉर्चुनिटी से पहले उस चैलेंज पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स झेलते हैं, क्योंकि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, मेंस हेल्थ, और पिछले कुछ सालों से मैंने एक चीज़ नोटिस की जो इनको एजिटेट करती है, वो है जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स और जो डॉक्टर्स से जो सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन है, और फार ऑफ एरियाज़ में जो वायलेंस में तब्दील हो जाती है, जिसमें इंडिया विटनेसेस अ स्ट्रेंज फिनोमेना कि डॉक्टर्स की पिटाई हो जाती है। मैं कश्मीर में भी गया था, हमारा एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैंने स्टोरी भी करवाई थी, आप ज़रूर देखिएगा उसको। न्यूज़ 9 का हिस्सा है वो, बहुत बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। आपको ऐसी 9 मिनट की स्टोरीज़ मिलेंगी जो शायद आप कभी मैगजीन्स में पढ़ते होंगे। तो उसमें कई सारे विमेन डॉक्टर्स नाराज़ हो गए और हाथ चला दिया, क्यू में बैठना पड़ा और पिटाई हो गई। या कोई अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं, ठीक भी था पर आप वो ट्रीटमेंट आपको ठीक से नहीं लगा, आपने पिटाई कर दी। तो जो हमारी जो डॉक्टर्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बॉडी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, इस चीज़ को कैसे देखती है? क्योंकि अच्छी बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, दिन भर ये सब क्लिप्स देते हैं और कहते हैं तुम इस पर स्टोरी क्यों नहीं करवाते? थैंक यू इनवाइट करने के लिए हमें। एक्चुअली इतने वायलेंसेस इसलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट मिसट्रस्ट है बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट्स। और ये मिसट्रस्ट इसलिए है कि थोड़ा लैक ऑफ एक अवेयरनेस है, एंड ऑल्सो यहाँ पे लोग बहुत लेट आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते भी लेट है, तो आउटकम्स बहुत अच्छे कई बार नहीं होते हैं। प्लस इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर्स आपको लूट रहे होंगे, डॉक्टर्स फॉल्स ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, कुछ होते भी ऐसे हैं, बट सिग्निफिकेंट मिसट्रस्ट लीड्स टू वायलेंस। उनको लगता है शायद डॉक्टर ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़,
आउटकम हर्स में पॉजिटिव नहीं हो सकता है, देयर मे बी आउटकम्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड। तो मिसट्रस्ट सिग्निफिकेंटली, और इसका रीज़न एक और है कि वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑल्सो। क्वैक्स से लेके बहुत ही हाईली ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, तो व्हेन दे गो टू डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स क्वैक से, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। तो पेशेंट्स ऑल्सो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले डॉक्टर से ही बोल रहे हैं या ये वाले डॉक्टर से ही बोल रहे हैं। और जब आउटकम अच्छा होता है दे फॉरगेट अबाउट इट। व्हेन द आउटकम इज़ नॉट राइट, तो एकदम से दिमाग में आ जाता है कि ना ज़रूर ट्रीटमेंट गलत हुआ होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ डॉक्टर ने बिल बनाने के लिए किया होगा। तो मिसट्रस्ट को कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना होगा, विच इज़ कॉजिंग वायलेंस। एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इसको डील करें, कैसे हम डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करें, वायलेंस से डॉक्टर्स को बिल्कुल दूर रखें। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। नहीं, क्योंकि शुरुआत में अब उस चीज़ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हमारे देश में जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं काफ़ी हेट्रोजिनस हैं। मतलब चाहे वैद्य बोल लीजिए, हकीम बोल लीजिए, चाहे हमारे जो एंशिएंट ट्रीटीज़ हैं उसमें जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, हमारा देश उस मामले में बहुत यूनिक है। अब यूनिक कह लीजिए या कुछ यूनिक देशों में है जिसकी ओरिजिनल मेडिकल प्रैक्टिसेस है, इंडिजिनस नॉलेज है मेडिसिन की। तो इसी चीज़ पे मैं विस्तार करना चाहूँगा। तो जो अभी मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जी के पास। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, ये अमेरिका यूरोप नहीं है, ये हाईली ऑटोक्रेटिक चाइना भी नहीं है कि जहाँ सब चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं। जब इतने ज़्यादा लोग आते हैं और कम वक्त में आप बहुत करना पड़ता है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, जहाँ वॉल्यूम ऑफ पेशेंट इज़ वेरी वेरी हाई। जी नमस्कार जी। पहले तो बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा TV9 को, जो उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, और बहुत बहुत हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीबॉडी। तो वॉल्यूम को हैंडल करने में प्रॉब्लम तो होती ही है, खासकर अगर पेशेंट का जो लोड है, अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें वहाँ तो ज़रूरत से ज़्यादा होता ही होता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हम देखते हैं कई बार वॉल्यूम हाई होता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास ट्रायज नाम की एक चीज़ होती है कि अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो पहले हम पेशेंट्स को ट्रायज कर लें कि किसको पहले हमें प्रायोरिटी देनी है, उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। और फिर हमें अपने सबऑर्डिनेट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारी जो ऑक्सिलरी टीम है, जो नर्सिंग, उनका भी इस्तेमाल करके हम कई बार इसको वॉल्यूम को सही से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मैं पिछले वाले क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मिसट्रस्ट है और जो वायलेंस है, इसका एक बड़ा रीज़न मिसकम्युनिकेशन भी होता है। हम कई बार कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से कि पेशेंट की जो बीमारी है वो कितनी सीवियर है। अब हर एक बीमारी को हर एक पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। अब डीकम्पनसेटेड सिरोसिस है और एसाइटिस से बहुत एडवांस सिरोसिस हो चुकी है, तो आप कितना भी करके भी उसमें नहीं कुछ कर सकते। तो बीमारी का इलाज हमारी इच्छाओं से नहीं होता, उसकी सीवियरिटी के हिसाब से होता है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को, पेशेंट्स के अटेंडेंट को, कि हर एक चीज़ ट्रीटेबल नहीं है। हर चीज़ बताई नहीं जा सकती है, उस वक्त नहीं बताई जा सकती, सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, जो आज हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 20-25 साल से बहुत अलग है, आगे बढ़ चुका है, और एक प्राइवेट सेक्टर का उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंडिया हेल्थ डेस्टिनेशन भी है। अगर आप सब लोग जानते भी होंगे, अगर साउथ दिल्ली के क्लिनिक्स जाएं तो 20-25 साल पहले जब मैं आता था वहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन हाँ अब मैं जाता हूँ तो यू फाइंड नाइजीरियंस देयर, यू फाइंड पीपल फ्रॉम CIS कंट्रीज देयर, यू फाइंड पीपल फ्रॉम मैनी अदर पुअर नेशंस, एंड इंडियन डॉक्टर्स आर सपोज टू बी हेल्ड हेयर। तो मैं इस सवाल को प्रोफेसर संजय के राय से पूछना चाहूँगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया एक अपने आप में शाइनिंग मेडिकल डेस्टिनेशन हो गया है, वैल्यूबल, अफोर्डेबल एंड प्रोफेशनल फॉर पुअर कंट्रीज, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर CIS कंट्रीज। ये क्या अपॉर्चुनिटी है और एक्सपैंड करने के लिए? देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी हम देखें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ
ह्यूमन रिसोर्स, द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, सो वहाँ सर्विसेज देते हैं। एंड देन थर्ड फार्मास्यूटिकल लॉबी है, जो हम ड्रग सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया को। इन तीनों क्षेत्र में जो है पिछले अगर हम देखें 50 सालों में, तो भारत ने बहुत ही ज़्यादा उन्नति की है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है ही। मेडिकल टूरिज्म के लिए जो है, क्योंकि बाकी के देशों में, अगर एशिया के देशों में कहें हिंदुस्तान को छोड़ के, तो वहाँ पे इस क्वालिटी की सर्विस नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्री से जब तुलना करते हैं, तो सेम क्वालिटी सर्विस जो है यहाँ काफ़ी चीप, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी चीप रेट में हो जाता है। सो बाहर से काफ़ी लोग जो है अब हिंदुस्तान आके प्रीफर करते हैं, क्योंकि शायद कम पैसे में, उनकी कम लागत में जो है अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है, जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, आप देखिए पूरी दुनिया को बहुत सी ड्रग्स जो है हम सप्लाई करते हैं। HIV की ड्रग्स हैं, वह जो है ऑलमोस्ट ये आज से जो है, जब HIV की ड्रग्स शुरू हुई थी 2000 के शुरू में, उस समय उसकी कीमत जो है पर मंथ की जो है 1-2 टैबलेट पर डे हमें लेने के लिए जो है 1.5 से 2 लाख होती थी। आज जो है 10 से 15 हज़ार रुपये में, और ऑलमोस्ट दुनिया के हम 100 कंट्री से ज़्यादा जो है HIV ड्रग सप्लाई करते हैं। वैक्सीन की बात करूं मैं, तो 170 देश से ज़्यादा जो है वैक्सीन को हम सप्लाई करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, कई लेवल पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर जगह पे अपॉर्चुनिटी तो है हमें। लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि गिरीश जी आएँ। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, तो उसमें एक चीज़ और है, एक फेथ भी होता है। जैसे कि अगर आप देखें, ये एक बड़ा सेक्रेड बॉन्ड होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। अब कई बार होता है ना, मैं तो इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर आप छोटे शहर में जाएं, 25 साल 20 साल फैमिली डॉक्टर्स हो जाते हैं। जो इंडियन डॉक्टर्स का जो फेथ लेवल है वो भी हाई है। मतलब अगर आप अमेरिका में आपने किसी डॉक्टर से कराया हो, एक तो अपॉइंटमेंट लेने में टाइम होता है, उसके दूसरे अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने में टाइम होता है, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक्स है उसके लिए अलग आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। रिलेशनशिप है जिससे कहते हैं कि उसका इमोशनल कंटेंट -5% होता है। इंडियन डॉक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप पेशेंट्स की होती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक ह्यूमन लेवल पर डील करना चाहता हूँ, इट इज़ फार हायर। तभी शायद हमारा जो ये मेडिकल टूरिज्म, जो मेडिकल हब बन रहा है इंडिया, वो इस कारण से द क्वालिटी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, भाई जैसे कि पत्रकारों का भी ह्यूमन रिसोर्स होता है, डॉक्टर्स का भी होता होगा, दैट इज़ हायर, फेथ इज़ हायर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो जो सबसे पहले है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जो आपने बताया कि फेथ का, सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन डॉक्टर्स का है, जो एक फैमिली, जो फिजिशियन का जो कल्चर है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो एक पहला मरीज, जो एक सोर्स होना चाहिए फैमिली डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली डॉक्टर उस पेशेंट के बारे में, उस फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि यहाँ पर अब हमारा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो गया अच्छी तरह से। हम छोटे से सिरदर्द के लिए भी एक अपोलो अस्पताल, मैक्स अस्पताल में कंसल्टेंट के पास जाना चाहते हैं, जो कि जैसा कि डॉक्टर यश गुलाटी और बाकी हमारे इस पैनलिस्ट ने बताया कि जीपी कल्चर की बात कर जीपी कल्चर की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जो कि एक बड़ा ज़रूरी है कि उसमें अगर जीपी कल्चर से अगर फिल्टर होके वो जाएगा, तो वो अस्पताल में जो एक वर्कलोड जो है अस्पताल में कम होगा। क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो जहाँ एक डॉक्टर के OPD के बाहर 200 मरीज बैठे हैं, तो डॉक्टर किसी हिसाब से भी जस्टिस नहीं कर पाएगा पेशेंट के लिए, क्योंकि ना वो एग्जामिनेशन कर रहा है, ना उससे वो पेशेंट से बात कर पा रहा है। कि वो सीधा मरीज वहाँ पहुँचा, मरीज ने बताया मेरा सिर में दर्द है, डॉक्टर ने उसको पैरास्टामोल या एस्पिरिन जो मर्जी दवाई लिखी, बिना ब्लड प्रेशर के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो कल को उसी पेशेंट को अगर कुछ कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वही मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर यश गुलाटी ने कहा, डिफेंसिव मेडिसिन क्या है, डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो वायलेंस हो रहा है डॉक्टर के खिलाफ, जिसका आपने शुरुआत में जिक्र करा, उस वायलेंस से बचने के लिए छोटी छोटी सी बातों पर डॉक्टर को पीटा जाता है, गाली गलौज करा जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को इतना प्रेशर करा जाता है कि पीछे कई डॉक्टर्स ने सुसाइड तक करा है इस केसेस में, जो राजस्थान में, जिसमें कि IMA ने डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हमारे बीच में है, तो इस इशू को लिया। तो डिफेंसिव मेडिसिन के लिए एक मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जो सिरदर्द बताता है, डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट के लिए उसको लिखता है कि आप CT स्कैन कराइए।
अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आता है तो मरीज के दिमाग में क्या आता है कि डॉक्टर ने ज़बरदस्ती अपने कमीशन के लिए, कट के लिए मेरा इन्वेस्टिगेशन लिखा है सीटी। तो सीटी नॉर्मल आया, उसको लगता है कि मैंने 1500-2000 रुपये डॉक्टर ने अपने कमीशन के लिए लिखे थे उसको, और उसके बाद तो मरीज का जो फेथ डॉक्टर से पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये टेस्ट कराया गया, तो अगर उसको कोई एडवर्स आउटकम आता है, कोई बीमारी आगे चलो उसको कुछ निकलती है सीटी स्कैन में या कुछ रिपोर्ट आती है उसकी, अगर उसका एडवर्स आउटकम होता है, आज की डेट में जो वायलेंस या असॉल्ट के रीज़न क्या है, कोई पेशेंट को एडवर्स आउटकम दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, उनको लगता है कि एडवर्स आउटकम तो होना ही नहीं चाहिए। वंस वी आर पेइंग टू द डॉक्टर, पेइंग टू द हॉस्पिटल, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एडवर्स आउटकम। दूसरा, अगर वो बिहेवियर, अगर डॉक्टर का बिहेवियर या नर्स का बिहेवियर या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल का बिहेवियर उनको ठीक नहीं लगता, तो तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आज अब कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द करिकुलम है। मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल में एज ए रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, और मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर बिकॉज कि डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द पेशेंट्स। कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, और बिकॉज इट हैज़ बीन नॉट बीन टॉट टू द मेडिकल प्रोफेशनल अबाउट द कम्युनिकेशन। डॉक्टर, किसी भी डेथ अगर पेशेंट की हो जाती है तो उसको कैसे कम्युनिकेट करा जाए, ये बड़ा एक विषय है। क्योंकि अगर क्या ये भी एक इशू है कि जो स्पेशली साउथ एशियन डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स की बात करता हूँ, उनकी जो इन द गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस कि आपको इतने पेशेंट्स इस सेगमेंट से डील करने, आप जिन पेशेंट से मिलते हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। हो सकता है सुबह आपके पास कोई एक मिलियनेयर आया हो, और हो सकता है शाम को एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आया हो सकता है कि आपकी ड्यूटी, अगर आप जैसे एम्स जैसे उस सेक्टर में हो सकता है कि कोई मंत्री जी के थ्रू आया हो, उसकी अपनी डिमांड हो सकता है कोई आदमी ने अपनी सर्जरी आगे खिसका दी हो। तो जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो बड़ी डाइवर्स सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन से डील करते हैं, अनलाइक बार बार यूरोप अमेरिका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ अंदाज़न मोटा मोटा आप पता है कि वहाँ की मिडिल क्लास का बिहेवियर क्या है। यहाँ का एक डॉक्टर हर तबके से एक दिन में डील कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक डॉक्टर जो बैठा है उसको एक सोशल, क्योंकि हमारा मेडिकल जो ट्रीटमेंट है कॉस्टली तो हो ही गया है, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की डेट में इंश्योरेंस आ गया है। अगर किसी को बाई पॉकेट अपने आप को ट्रीटमेंट कराना पड़े, ही कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, अगर मेरे को अपनी जेब से करना। अगर मेरे को कोई, मेरी कंपनी मेरे को कॉस्ट बियर कर रही है, या मेरे को चाहे मैं इंश्योर्ड हूँ, तभी मैं ट्रीटमेंट अपना करा सकता हूँ। तो हर जो सरकार, जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, उसको मन मार के सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा है, जो डॉक्टर जश गुलाटी ने कहा, जीडीपी, हमारी सरकार जीडीपी में हेल्थ पे खर्च करना चाहती, बिकॉज इट इज़ फॉर देम इट इज़ अ सेकेंडरी इशू। जब तक जीडीपी या सरकारी अस्पताल का जीडीपी जब तक खर्च नहीं करेंगे, अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूरा होगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को एडॉक रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, नर्स को एडॉक रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। तो जब तक आपको ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, भीड़ इतनी है, तो जस्टिफिकेशन टू द पेशेंट हो ही नहीं पाता। उसकी वजह से जो पेशेंट का ट्रस्ट खत्म हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर असॉल्ट हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर सुरेश सिंह जी, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स, इन टर्म्स ऑफ एआई, और 5G की जो मैरिज रोबोटिक सर्जरी से जो हुई है। आपको लगता है कि इंडियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन हेल्थ सेक्टर उस चीज़ को ठीक से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जो वाइड चेंजेस दुनिया में सर्जरी को बदल रहे हैं? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़, आप कहीं से बैठ के किसी की सर्जरी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चीज़ें बदल रही है, जिस तरीके से मेडिसिन और डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरे सेशन में मैं डिजिटल में लेके जाऊंगा। लेकिन मैं एक रोबोटिक्स का हिस्सा चाहूँगा, क्योंकि रोबोटिक्स चाहे ENT हो, चाहे दूसरी तरह की सर्जरी हो, विदेशों में उसकी शादी हो चुकी है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ एट पार विद ऑल मेडिकल एडवांसमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन हैं तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। आज के दौर में हम इंडियन डॉक्टर्स, हमारी इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी भी देश से, चाहे वो डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड हैं, उनकी सभी की मेडिकल फैसिलिटीज़ से बेहतर हो सकती है। उनके एट पार तो हम हैं ही हैं। कोई भी AI है या रोबोटिक्स है
या 5G की बात करें, जो भी मेडिकल एडवांसमेंट हैं वो हमारे देश के डॉक्टर्स के पास भी उसी वक्त आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 6 महीने बाद कोई टेक्निक आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चीज़ नई शुरू हो रही है तो वो जब अमेरिका में शुरू हुई है उसी के आसपास हमारे इंडिया में भी शुरू हुई है। कुछ डेवलपमेंट ऐसे हैं जो इंडिया में पहले हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का रिसर्च मॉडल भी अब पहले से बेहतर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हम रोबोटिक्स की बात करें, AI की बात करें या किसी भी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारा देश कहीं भी किसी भी तरह से किसी और देश से पीछे नहीं है। अगर इंडियन डॉक्टर्स की बात करें तो जैसे डॉक्टर गुलाटी हैं या हम सभी लोगों ने बाहर भी ट्रैवल किया है, इंडियन डॉक्टर्स की जो ब्रांड वैल्यू है, इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है पूरे वर्ल्ड का, मुझे लगता है चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट डिफाइंस द ब्रांड वैल्यू ऑफ एन इंडियन डॉक्टर? मैंने एक तो फेथ का तो बोला, फेथ तो हाई है, तो ब्रांड वैल्यू क्या है हमारी? ब्रांड वैल्यू अगर मुझसे पूछे तो क्वालिटी केयर, द एक्सपर्टीज, द रिजल्ट्स, द आउटकम्स and the time Indian doctors are giving for their professions, I think is the maximum time we are giving to our profession rather than any other country's doctors. So अगर हम ब्रांड की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं। उनका क्वालिटी की बात करें, उनका पेशेंट को टाइम देने का बात करें, उनके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स की बात करें या उनकी पेशेंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन है, मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। वो तो जग जाहिर है, चाहे आप NHS देख लीजिए, इंडियन डॉक्टर्स बड़े हैं, चाहे अमेरिकन सर्जन जनरल का नाम ले लीजिए, भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, हम ही हैं। हाँ। अगर हम दुबई में बात करें तो दुबई के लोग दुबई में इंडियन डॉक्टर्स को दिखाना प्रेफर करेंगे, वो अमेरिकन या इजराइल या किसी भी दुबई के वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में क्योंकि वक्त की कमी, अंशुमाला जी मैं आपसे पूछूंगा, उन्होंने बोला कि इंडियन डॉक्टर्स की ब्रांड वैल्यू इज़ अप देयर, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। इन्होंने 4 चीज़ें बताई कि वो ब्रांड वैल्यू क्यों कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कंक्लूजन में, क्योंकि हमारा जो सेशन था चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर मैं सम अप करूँ तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है इस वक्त हम लोगों के सामने, और एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास बहुत वास्ट है, बिकॉज हम इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नाउ हेल्थ केयर सिर्फ लिमिटेड नहीं है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की तरफ, लॉट ऑफ लाइफस्टाइल क्लिनिक्स, वेलबींग क्लिनिक्स, अगर मैं सिर्फ मेडिकल पार्ट की बात करूँ तो है। अपार्ट फ्रॉम इस तरह के लाइफस्टाइल क्लिनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सर्जरीज, ये सब बहुत आगे बढ़ गए हैं इंडिया में, तो दीज ऑल आर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू। इसके अलावा हम गैजेट्स, डिवाइसेस भी खुद बना रहे हैं। अब अगेन डिवाइस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ओपन अप हो रही है। वी आर एक्सटेंडिंग आर सर्विसेज टू होम केयर सर्विसेज एज वेल। अगेन वहाँ सारी स्पेशलिटीज़ के लिए, नॉट ओनली सिर्फ मेडिकल रिलेटेड पर्सन बट फाइनेंस हो, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, सारे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ब्रॉडली ओपन हो रही है। प्लस जो बोला रोबोटिक्स, सर्जरीज एंड ऑल, ये तो खैर है ही। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ग्रॉसली फ्यू चैलेंजेस। वन, डिजीज़ वाइज अगर हम बोलें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होती है, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, दे आर एक्सपोनेंशियली राइजिंग बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। ये हमारे लिए बिगर चैलेंज है कंपेयर टू जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। अब हमारे लिए ये बिगर चैलेंज हो गया है। मतलब आप ये कह रही हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस 200 साल पहले जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज होती थी, उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की फिर भी हम ट्रीटमेंट जानते हैं एंड वी हैव टू सम एक्सटेंट बीन एबल टू कंट्रोल इट। बट जिस तरह से ये हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ ये बढ़े जा रहा है, ये एक बिगर चैलेंज है। ये दिस इज़ फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिको लीगल इशूज़, मिसट्रस्ट, हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज एंड दैट इज़ फोर्सिंग अस टू मूव टुवर्ड्स डिफेंसिव मेडिसिन, विच इज़ अगेन एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स देमसेल्व्स। अननेसेसरी टेस्ट्स फॉर डिफेंसिव मेडिसिन, उनके लिए कॉस्ट ऐड करते हैं। देन थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अभी भी मैं बोलूँगी एज कम्पेयर टू ऑल द कंट्रीज, द क्वालिटी ऑफ सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग इन इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ विच वी आर प्रोवाइडिंग इज मच 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 चीपर देन ऑल अदर कंट्रीज। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, कि अफोर्डेबिलिटी, बट yes, definitely. But the challenge here is that still people are complaining that the cost of treatment is very high, which is for them. So I think the challenge that we are moving towards an era where most of the more population should be covered by insurance now. चाहे वो government related insurance हो या private insurance, we are moving towards that era. अभी भी हमारे बहुत कम percentage of population है जो health insurance से covered है, उनके लिए ये burden भी बहुत ज़्यादा burden होता है, जिसके लिए
they push themselves back for seeking the healthcare नहीं, services. उसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुझसे पूछें आप कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो अगर भारत सरकार की दृष्टि से देखा जाए, कई इस देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं कि एक सदस्य अगर बीमार हो जाए ठीक ठाक तरीके से, तो घर की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था का सबसे बड़ा चैलेंज है, और जो हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, वो डॉक्टर्स हैं, जिनका जो अपने आप में ब्रांड इंडिया है। और मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में भी बोला था, व्हाट डिफाइंस अ इंडियन डॉक्टर डिफरेंटली इज पीपल हैव फेथ इन देम, एंड यू हैव फेथ इन समवन, दैट इज़ वाई यू विजिट देम। समटाइम्स इट्स लाइक सेइंग कि मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, तो वो जो एक्स फैक्टर है, आई थिंक दैट डिफाइंस आवर मेडिकल कम्युनिटी। एंड ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें मिली, और कार्तिकेय सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता है। और अब मैं आग्रह करूंगी पाणिनि सर से कि प्लीज़ स्टेज पे आएँ और फेलिसिटेट करें जो हमारे पैनलिस्ट हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, अपने चैलेंजेस भी बताए। हमें लगता था कि सिर्फ एक आम लोगों के ही चैलेंजेस होते हैं, पर डॉक्टर्स के पास भी अपने चैलेंजेस हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ। सर थैंक यू सो मच। आप आए, अब प्लीज़ मोमेंटो ले आइए ताकि इनको फेलिसिटेट कर दिया जाए। और आज डॉक्टर्स डे के दिन जो ख़ास बातें पता चल रही हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हैं, बहुत अच्छी हैं। और TV9 डिजिटल के हर प्लेटफॉर्म पे ये लाइव जा रहा है, जहां 20 मिलियन से ज़्यादा की व्यूवरशिप है, तो बहुत सारे लोग इसको लाइव देख रहे हैं। एंड आई होप कि उनको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और जितनी जानकारी हमें मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और सुन लेते, लेकिन हाँ, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट तो हमेशा रहता ही है। और अब इस तरीके से फेलिसिटेट किया जा रहा है जो भी पैनलिस्ट हमारे पास हैं। अब मैं डॉक्टर संजय के राय और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी से आग्रह करूंगी कि वो कृपया स्टेज पे बने रहें। जी, अब वक्त है डॉक्टर्स डे ऑनर्स का, जिसमें हम सम्मानित करने जा रहे हैं उन खास दिग्गज डॉक्टर्स को जिनके उत्तीर्ण योगदान से हेल्थ केयर में हम बुलंदियों को नया आसमां बना रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी रক্তিम दास, चीफ ग्रोथ ऑफिसर TV9 नेटवर्क को। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं फेलिसिटेशन के लिए अब डॉक्टर्स को भी बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर चारू यादव, डॉक्टर सुमित शर्मा, डॉक्टर सलील मलिक, डॉक्टर मोहम्मद जावेद। चारू यादव सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुमित शर्मा, डॉक्टर सलील मलिक, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर विनय कुमार साहू, तालियां बजाते रहें, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अब डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह को भी बुलाना चाहेंगे हम।
तालियों की आवाज़ बहुत धीरे आ रही है।